हर हर महादेव। हम परिवर्तन क्यों चाहते हैं? दुनिया में और देश में अगर सब ठीक ही चल रहा है तो फिर हम ये युग परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए ही युग परिवर्तन की बात की जा रही है। जनता समस्याओं से सिर्फ परेशान होती तो युग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। जनता समस्याओं से परेशान होकर हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हुए भी विरोध नहीं करती, तब एक परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। और अभी ऐसा ही समय चल रहा है। और परिवर्तन का असली अर्थ क्या है? जो लोग सरकार बदलने को परिवर्तन समझते हैं, उन्हें चाणक्य ने महामूर्ख की उपाधि दी है। झूठी भावनाओं में बहकर असलियत से मुंह मोड़ने की कला हम भारतीयों में आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तभी तो एक बाबा नौटंकी कर करके और झूठ बोल बोल के 7 साल में अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर लेता है और हम उसके महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने को अपनी देशभक्ति समझते हैं। हमारे इस कारनामे पर भगवान लानत भेजकर खिल्ली उड़ा रहा होगा। जिस बाबा की असलियत तुम्हें पता नहीं, उसने योग, पतंजलि और स्वदेशी जैसे शब्द क्या बोल दिए। तुम्हें लगा ये तो बड़ा तपस्वी आदमी है, ज्ञानी आदमी है, लेकिन उसने जनता को मूर्ख बनाया, मतलब अप्रैल फूल बनाया। पहले बोला कि मोदी को वोट देकर जिताओगे तो पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, और आज जब 100 रुपये के पार पेट्रोल मिल रहा है, बाबा से एक पत्रकार ने पूछने की हिम्मत दिखा दी तो बाबा कहता है कि हाँ बोला था, तो क्या पूंछ उखाड़ लोगे? पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास मैं नहीं दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, मतलब वो पूंछ की बात तो नहीं कर रहा है, मवालियों की भाषा का प्रयोग करके जनता से कह रहा है कि हाँ मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, क्या उखाड़ लोगे? तो बाबा ने बढ़िया अप्रैल फूल बनाया है। आज हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर क्या चल रहा है आज उस पर बात करेंगे। और देखिए, देश के अंदर जो भी चलता है उसे 3 लोग चलाते हैं, सरकार, मीडिया और व्यापारी, क्योंकि इन सब के पास प्रचार माध्यम होता है। आज ये सभी मिलकर यदि चाहें तो एक व्यवस्थित ढंग से प्रचार करके एक खास विचार को लोगों के अंदर भरकर उन्हें गुलाम बना सकते हैं। सरकार को चाहिए अनंत काल तक सत्ता, मीडिया को चाहिए मसाला और मलाई, और व्यापारी को चाहिए मुनाफा। जनता इनके बीच कोल्हू के बैल की तरह पिस रही है। इसलिए जब मैं परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मेरा मतलब होता है व्यवस्था में परिवर्तन। किस व्यवस्था में परिवर्तन? तो इसका उत्तर है पूरे सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन। अंग्रेजों की व्यवस्था को अपनाकर खुद पर गर्व करने वाले और हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले नेताओं को कुआं खोदकर उसमें डूबकर मर जाना चाहिए। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे देशभक्ति के बारे में, उसी देशभक्ति के बारे में जो एक फिल्म के भरोसे टिकी है। ऐसी देशभक्ति जिसे देश से कोई मतलब नहीं है, बस किसी की भक्ति से मतलब है। तो 23 मार्च के इस वीडियो में हमने भगत सिंह के विचारों को जाना था। उस वीडियो पर एक भाई ने कमेंट करके कश्मीर फाइल्स पर मेरे विचार पूछे थे, तो मैंने रिप्लाई में कहा था कि मैंने ये फिल्म भगत सिंह के साथ देखी, बाद में बताऊंगा। वह नरसंहार न सिर्फ मानवता के लिए एक काला अध्याय है, बल्कि भारत माँ के सीने पर लगा एक घाव है। अपनी बात पर आते हैं। हाँ, तो ये सही बात है, उस दिन 23 मार्च का दिन था। मैंने सोचा भारत के एक सच्चे देशभक्त के साथ बैठकर ये फिल्म देखी जाए, और मैं जानता हूँ कि भगत सिंह को फिल्में पसंद हैं। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता और हिंदू मुसलमान के बीच का तनाव स्पष्ट दिखता है और बिल्कुल सत्य दिखता है। विवेक अग्निहोत्री को इस बात की बधाई मिलनी ही चाहिए कि उसने इस विषय पर यथार्थ चित्रण करने की हिम्मत दिखाई। तो 23 मार्च की रात भगत सिंह के साथ फिल्म देखने से बढ़िया उपाय और कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए ये वीडियो रात के 12 बजे के आसपास उस दिन अपलोड कर पाया था। तो हमने वो फिल्म देखी और बाद में मुझे लगा मैंने भगत सिंह को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि थिएटर के अंदर एक दुर्घटना हो गई थी। कुछ अति भावुक देशभक्त लोग जब मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने लगे, बाकी लोग भी उनका साथ देने के लिए धीरे धीरे खड़े हो गए। सबसे अंत में हम दोनों ही बच गए। सभी लोग हमें घूर रहे थे। नज़रों और तेज नारों से सरदार भगत सिंह और मुझ पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था कि हम भी सीट से खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दें। मूर्ख लोग अपने वीर शहीद भगत सिंह को भी नहीं पहचान रहे थे, लेकिन सैकड़ों क्या हजारों की भीड़ के आगे भगत सिंह न तब झुका था और न उस दिन झुका, मतलब न सीट से खड़ा हुआ। भारत के लोगों की ऐसी मूर्खता और बुद्धिहीनता देखकर भगत सिंह को संदेह हुआ कि देश आज़ाद हुआ भी है या नहीं, कहीं अभी भी कुछ अंग्रेज बचे तो नहीं रह गए जो हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाकर अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते हों। भगत सिंह ने पूछा कि कश्मीरी पंडित अभी कहाँ हैं, क्या वो वापस लौट गए? विवेक अग्निहोत्री ने उसमें क्या योगदान दिया?
हाँ, हमें बदला चाहिए कश्मीरी पंडितों के दर्द का, लेकिन ये बदला किससे लोगे? जो वाकई में अपराधी हैं उनसे या बेगुनाह लोगों से? मतलब इस उन्माद में अगर तुम ये सोच रहे हो कि पूरे मुसलमान जाति को मार डाला जाए, तो मैं कहूँगा तुम लोग पगला चुके हो। जिन लोगों को लगता है आज से पहले लोगों को नहीं मालूम था कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तो वो अनपढ़ मूर्ख हैं। क्या तुमने कश्मीर घाटी के इतिहास या कश्मीरी पंडितों पर लिखी कोई किताब पढ़ी है? फिल्म और टीवी में दिखाई कहानियों को ही इतिहास मानने वाले आज़ादी से पहले भी मूर्ख ही कहलाते थे। उस समय टीवी नहीं था तो क्या हुआ? भावनाओं को समझो कि किसी फिल्म को इतिहास समझना बेवकूफ़ी है। विवेक अग्निहोत्री ये प्रचार कर रहा था कि बॉलीवुड से उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और जो कोई भी कर रहा है बहुत देर से कर रहा है। वाह भाई, मतलब तुमने क्या सोच रखा था कि पूरी दुनिया भात खा के हाथ जोड़कर इंतजार कर रही थी कि अपना विवेक बाबू फिल्म लेकर आ रहा है, आओ तारीफ करके उसकी तेल मालिश करते हैं। ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि उससे पहले किसी ने सच नहीं बताया। यह बात बॉलीवुड पर लागू होती है। पूरा बॉलीवुड एक कबाड़ है और ये लोग प्रचार कर करके अपना कबाड़ हमें बेचते हैं। और इस प्रचार में सिंपैथी कार्ड खेलना आजकल बिजनेस एडवर्टाइजिंग कैंपेन का हिस्सा है। अरे जब हमारा प्रधानमंत्री 1 लाख रुपए किलो वाला कुकुरमुत्ता खाकर खुद को गरीब और चाय वाला बोलता है, तो उसी से समझ जाओ कि सिंपैथी कार्ड आजकल प्री प्लान रहता है। कोई नई कंपनी यदि नहीं चल रही है, अचानक खबर आएगी कि उसके एम्प्लॉय को किसी ने कूट दिया या उसके मालिक ने कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया, फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और फिर बिजनेस चल पड़ा। लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं। आपको क्या लगता है अधिकतर यूट्यूब चैनल्स के थंबनेल पर लिखे शीर्षक ऐसे क्यों होते हैं? उनमें स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होती हैं? हेडिंग सही क्यों नहीं होता? वो सब ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर गलत लिखा गया होता है। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि उत्सुकता जगा देना। आलिया भट्ट ने अपने जन्मदिन में खाए इतने रसगुल्ले, सोशल मीडिया में फैंस ने ये कहा। मतलब कितने रसगुल्ले खाए और धुर गदर्भखुर फैंस ने क्या कहा, ये जानने के लिए आपको लिंक को क्लिक करना होगा। बाकी हम आकर्षक ध्यान खींचू शीर्षकों की बात करें तो कहना ही क्या। मैं अपने बचपन से अखबारों में पढ़ता आ रहा हूँ कि मंगल में मिला पानी। हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी वैज्ञानिक को मंगल में पानी होने का सबूत मिलता है और अखबार वाले छाप देते हैं। आज ये काम यूट्यूब पर हो रहा है। हर दूसरे दिन हमारे इसरो वाले वैज्ञानिकों को चांद पर एक नया रहस्य मिलता रहता है। नासा तो लंच डिनर करता है एलियंस के साथ। हर दूसरे महीने नासा के किसी वैज्ञानिक को हमारी आकाशगंगा से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से सिग्नल मिलता रहता है। और अधिक ध्यान खींचने का तरीका जानना है तो बॉलीवुड के सस्ते हीरोइनों को देखिए, जिसका करियर नहीं चल रहा होता है, कोई पूछ नहीं रहा होता है, वो डायरेक्टर्स का ध्यान खींचने के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाती हैं। आपको हेडिंग मिलेगी, इस अभिनेत्री ने पार की सारी हदें, कपड़े उतार दिए सेक्सी पोज, फैंस ने दी अजीबोगरीब सलाह। तो इस तरह ध्यान खींचने का काम होता है। और फिल्मों के प्रमोशन की बात करें तो हमने देखा है लोग क्या क्या करते हैं। राजनीति, सिनेमा और क्रिकेट के लोग हमारे देश में कैसा प्रचार माध्यम बिछा चुके हैं और कैसा कैसा प्रयोग कर रहे हैं, आप थोड़ा गहराई से गौर करेंगे तो सब समझ जाएंगे। या किसी बड़ी संस्था के थिंक टैंक या प्रचार टीम का हिस्सा बनिए तो आपको सब मालूम हो जाएगा। भारत में जुआ और सट्टा बच्चे भी खेल रहे हैं। इसका पूरा श्रेय क्रिकेट और क्रिकेटर्स को जाता है। अपने अपने एप्लीकेशन के माध्यम से बढ़िया कैसीनो खोल रखा है सबने। ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाना मतलब जुआ, और इससे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। अगर जुआ और लॉटरी से देश के सभी लोग अमीर बन जाते तो ये कब का हो चुका होता और हम आज सबसे अमीर देश होते। प्रचार कर कर के जनता के मन में एक बात बिठाने के तरीकों की आज पढ़ाई होती है। वही लोग होते हैं जो विदेशों से लोहा लहसुन पढ़कर आते हैं और यहाँ आकर हत्या और भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के लिए चुनावी कैंपेन डिजाइन करते हैं, स्लोगन तैयार करते हैं। भगत सिंह ने उनके लिए कहा है कि क्यों ना वो चप्पल को चाट कर प्रचार करें कि ये चप्पल मखमल से भी ज़्यादा मुलायम है, क्योंकि उनके हिसाब से प्रमोशन और कैंपेन से तो कुछ भी हो सकता है ना। लोग आग को पानी और पानी को आग कहने लग जाएंगे ना। तो विवेक अग्निहोत्री भी ठीक उसी तरह फिल्म प्रमोशन कैंपेन के 1001 तरीके नामक किताब में लिखे हर उल्टे सीधे तरीके को अपनाकर अपनी मूवी के जरिए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। यदि उसके दिल में कश्मीरी पंडितों के लिए इतनी हमदर्दी है तो वो उन पर बनाई फिल्म की अतिरिक्त कमाई उन्हें क्यों नहीं दे देता। मेरे जिस भाई को कश्मीरी फाइल्स पर मेरे विचार सही नहीं लगते, वो कृपया करके विवेक अग्निहोत्री को कहें कि वो इस फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों को दान कर दे, तो मैं अपने विचार बदल लूँगा। आप मेरे ट्विटर पर जाकर ये काम कर सकते हैं। मैंने पहले ही विवेक अग्निहोत्री को ट्वीट कर दिया है। आप रिट्वीट करके देखें कि क्या वह आदमी सच में वैसा है जैसा वह बोलता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा।
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के अनेकों नेताओं ने इसका प्रचार प्रसार कर दिया। और क्या चाहिए अपने विवेक भाई को? वो कहता है, मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि मैं इस फिल्म को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो दुनिया को बरगलाओ मत, इस फिल्म को बीजेपी सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। ये फिल्म बनाने का आइडिया भी बीजेपी के थिंक टैंक का है। कैसे प्रमोशन होगा और मीडिया में क्या कहानियाँ चलाई जाएंगी, सब कुछ पहले से तय था। और दूसरी बात, इस फिल्म को सॉफ्ट पावर के रूप में तुम इस्तेमाल करो या बीजेपी, ये सॉफ्ट पावर किस लिए या किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? तुम समाज में कैसी भावनाएं फैला रहे हो? बीजेपी को तो चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व भावनाओं को भड़काने की जरूरत पड़ती है। वो इसे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के मन में जहर भरने के लिए सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं और बोलने और स्वीकारने से डरते हैं। तो उनके जैसे लोगों को ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से अवसरवादी कहा जाता है। ये लोग कांग्रेस के समय उनके समर्थन में रहते हैं और बीजेपी के समय बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो बीजेपी इसे सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करेगी ही, लेकिन ये विवेक अग्निहोत्री किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? वो इसे एक धर्म के खिलाफ अपनी मानसिक विकृति को बेचकर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तथ्यों की बात करें तो उस दौरान कश्मीर में जगमोहन का राज्यपाल होना और केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार का होना इस फिल्म में छुपाया गया है। वैसे तो बहुत कुछ छुपाया गया है, जैसे कि जगमोहन के राज्यपाल बनते ही ऐसा क्या हुआ कि सभी कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा। स्थानीय स्तर पर हिंदू संगठनों और खासकर भाजपा तथा संघ की क्या भूमिका थी? जब ये कांड हो रहा था सब चुप क्यों थे? सरकारें चुप क्यों थी? सेना और पुलिस का पर्याप्त बल प्रयोग करके इसे रोका क्यों नहीं गया? घाटी के लोगों में नफरत की भावना को क्यों बढ़ने दिया गया? यदि कोई खुद को नेता मानता है तो उस वक्त उसका क्या कर्तव्य था? घर के बूढ़े के सामने अगर बेटे लड़कर मर जाएं तो उससे पहले घर के बूढ़े को मर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दोषी वही है। महाभारत का असली दोषी और कोई नहीं, धृतराष्ट्र और गांधारी थे। तुम्हारे पास अधिकार है, शक्ति है कि तुम युद्ध रोक सकते हो, दो पक्षों में सुलह कर सकते हो, फिर भी मौन होकर आंख मूंद कर बैठ जाना तुम्हें सबसे बड़ा दोषी बनाता है। और उस पर तुर्रा ये कि बैठे बैठे युद्ध का लाइव टेलीकास्ट भी सुनकर मजे ले रहे हैं। उस समय हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही कौमों के लोगों को बेघर क्यों होने दिया गया? इसका जवाब अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं देता हूँ। जब किसी की हत्या होती है सबसे पहला शक उस पर जाता है जिसे उस हत्या से फायदा होता है या होने वाला होता है। तो आप खुद देखिए कि कश्मीर कांड का फायदा किसे हुआ और हो रहा है। ये एक राजनीतिक बीज बोया गया था जिसकी फसल को कांग्रेस, बीजेपी और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने बारी बारी से काटा है। हर पार्टी ने उस तबाही से फायदा उठाया है और अपनी राजनीतिक झोली भरी है। जिस पल आपको लगेगा कि आपने राजनीति की सारी हकीकत जान ली है, तभी एक गंदी काली परछाई आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि आप जितना सोचते हैं राजनीति उससे कहीं अधिक गंदी, जटिल और क्रूर है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। सरकार पहले गैस के दाम बढ़ाती है और फिर खुद ही उसमें सब्सिडी देकर हमारे सामने खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है। मतलब पहले तुम समस्या उत्पन्न करो और फिर खुद ही उसका समाधान देकर वाहवाही लूटो। पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, फिर उसमें सब्सिडी देना, फिर एक दिन यही सब चुनाव का मुद्दा बन जाता है कि हमें वोट दो, हम सब्सिडी देंगे। मतलब क्या व्यवस्था है, मेरी समझ से परे है। तो इस व्यवस्था में विवेक अग्निहोत्री को कश्मीरी पंडितों के साथ हुई त्रासदी से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपनी फिल्म चलाना चाहता है। वो कश्मीरी पंडितों को अपनी फिल्म की अतिरिक्त कमाई नहीं दे सकता, लेकिन चाहता है कि लोग उसकी फिल्म की बात करें। अरे भाई, ये फिल्म बनाने का मकसद अगर कश्मीरी पंडितों की भलाई करना है तो उन्हें आर्थिक मदद करने से बढ़िया और क्या भलाई हो सकता है। लेकिन वो लोग सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर बात करना चाहते हैं ताकि बात बात में उनका धंधा भी चले। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर उन्हें मदद नहीं कर सकते तो उनके बारे में बात करके करोगे क्या? गोली घुस गई है, उस छेद में उंगली घुसेड़ कर करोगे क्या? गड़े मुर्दे उखाड़ कर करोगे क्या? दुनिया को ये बेवकूफ़ मत बनाओ कि लोगों को तुम्हारी फिल्म आने से पहले कुछ नहीं पता था। हिंसा हुई कश्मीरी पंडितों के साथ, तभी तो भागना पड़ा। अगर उनके साथ अमानवीय अत्याचार नहीं हुए होते तो उन्हें क्या गरज थी कि अपनी जन्मभूमि, घर, संसार छोड़कर तंबुओं में रहने आ जाते। फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के दर्द को प्रत्येक भारतीय महसूस करता है, किंतु उस दर्द को बाजार में बेचकर अपनी तिजोरी भरने वाले यदि कहें कि हम बड़े देशभक्त हैं और हमने कश्मीरी पंडितों का दर्द सामने ला दिया, तो उन्हें जांच कराना चाहिए कि कहीं उनके मुंह में दुई ठो जीभ तो नहीं है। जहाँ तक हिंदू और मुसलमान के बीच दुश्मनी की बात है, अगर दोनों धर्म एक दूसरे के दुश्मन होते तो इन दोनों में से कोई एक आज मिट चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में दलाल लोग हैं जो इन दोनों के बीच झूठी दुश्मनी कराते हैं। अगर ये प्राकृतिक दुश्मन होते तो कोई ना कोई दूसरे को निगल चुका होता। एक ही पिंजरे में सांप और चूहा रख दोगे तो क्या होगा? सांप और नेवला रख दोगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर पिंजरे के अंदर सांप और नेवला वर्षों तक लड़ रहे हैं और फिर भी दोनों के दोनों जीवित हैं,
हैं मतलब वो प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, किंतु इस मामले में ऐसा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि सांप और नेवला दुश्मन है, इसलिए पिंजरे में दोनों में से एक या दोनों ही मारे जाएंगे। क्या इस उदाहरण से स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान प्राकृतिक दुश्मन क्यों नहीं हो सकते? एक और बात, किसी भी विषय पर हम जानकार या एक्सपर्ट की राय लेते हैं। आँख खराब है तो आँख के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कानूनी सलाह चाहिए तो वकील के पास जाना होगा। वैसे ही देश के ज्वलंत मुद्दों पर किसकी बात सुनी जानी चाहिए? हिंदू मुसलमान जैसे टॉपिक पर हम उन नेताओं की राय को सही माने जो हर चुनाव में जनता से झूठे वादे करके सत्ता पाकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, या उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया और वतन के लिए अपनी जान दे दी। उन क्रांतिकारियों में से कोई भी एक नाम चुन लीजिए, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह, या पहले के भी कोई नाम चुन लीजिए, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, आप किसी के भी विचार इस बारे में जान लीजिए। महाराणा प्रताप मुस्लिम शासक अकबर के खिलाफ थे, ना कि मुस्लिम जनता के खिलाफ। हर एक क्रांतिकारी यही कहता है कि हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा ही असली ताकत है। तो जिसने भी देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी का एक ही विचार है कि हिंदू और मुसलमान की एकता बनी रहनी चाहिए। अब फैसला आपका है। जिन्हें इंसानों की लाशों से सत्ता की भूख मिटाने की आदत है, आप उनकी बात सुनेंगे, या जिन्होंने आरामदायक जिंदगी छोड़कर देश के लिए लड़ाई लड़ी उनकी बात सुनेंगे? जहाँ तक इस फिल्म की बात है, इस फिल्म को कश्मीरी पंडितों से तो मतलब है, लेकिन उनकी समस्या के समाधान से इसे कोई मतलब नहीं है। बस उनके बारे में बात करके फिल्म की कमाई बढ़ाओ। ये फिल्म कितना कमाती है इससे कश्मीरी पंडितों के कौन से हित जुड़े हुए हैं? लेकिन सरकार का पूरा प्रचार तंत्र इसे यूं प्रस्तुत कर रहा है जैसे कश्मीरी पंडितों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। फिल्म के आने से हिंदुओं को रोजी रोटी मिल गई, महंगे स्कूल की फीस कम हो गई, पेट्रोल का दाम तो बाबा रामदेव ने खुद अपने हाथ से पर्सनली मोदी जी को खत लिखकर कम करवा दिया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहारे जिस प्रकार से हमें देशभक्ति का लॉलीपॉप पकड़ाकर पैसे कमाए जाते हैं, ये सब देखकर भी अगर भारत के लोगों को सच्चाई समझ में नहीं आती, तो मैं कहूँगा भावुक भारतीयों की भावुकता अब मूर्खता में बदल चुकी है। टीवी पर बढ़िया कोट सूट पहने लोग अपने वैचारिक कचड़े को हमारे मन मस्तिष्क में भरते रहते हैं और हम सुन सुनकर खुश होते रहते हैं। हमेशा सुनते रहोगे कि तुम गुलाम हो तो एक दिन तुम्हारा गुलाम बनना निश्चित है। अभी वही काम चल रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री को फिल्म की सारी अतिरिक्त कमाई कश्मीरी पंडितों को दे देनी चाहिए और आपको बुरा लगता है, तो मेरे भाई आपको फुल बॉडी विथ माइंड चेकअप की जरूरत है। पता लगाना होगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, कश्मीरी पंडितों की भलाई या विवेक भाई की कमाई। तो अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो ट्विटर पर आकर विवेक भाई को बोलकर देखिए कि वो फिल्म की अतिरिक्त कमाई कश्मीरी पंडितों को दे दे, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अभी भी कश्मीरी पंडित तंबुओं में रह रहे हैं। अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक पूरी जाति को बेघर कर दिया गया और आज घड़ियाली आंसू बहाकर कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर तरह तरह की रोटियां सेकी जा रही हैं। तो अगर आप इस मामले में भावुक हैं तो ट्विटर पर मेरे ट्वीट को रिट्वीट करके देखें। उसके बाद अग्निहोत्री क्या करता है वो देखकर शायद आपको एहसास हो कि इस देश में ढोंगियों को क्यों पूजा जाता है। जिन लाशों की चिताओं पर विवेक अग्निहोत्री करोड़ों की खिचड़ी पका रहा है, अगर वह उन लाशों को कफन तक नहीं दे सकता तो फिर उसे हिंदुओं के बीच जाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो भी शेयर करें ताकि आप जैसे लोग कमेंट करके अपनी भड़ास निकाल सकें। ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।